हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर नंबर 3 ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट छोटा और कंसेप्चुअल टॉपिक है। छोटा तो है, इसमें बस एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो इसका टर्म है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है। पर नॉर्मली थियरीज तो आपके एनसीईआरटी में बहुत सारी दी गई हैं। अगर आप पूरा पढ़ने बैठो तो आपको हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन मैं इसका एक समरी बताता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। कंजर्व ऑफ मोमेंटम सबसे पहली बात एक सिस्टम पे काम करती है। ठीक है, एक सिस्टम पे काम करती है सबसे पहली बात। मतलब एक बॉडी, एक कार है, उसमें आप बैठे हो। ठीक है, उसमें आप बैठे हो तो ये पूरा एक सिस्टम हो जाएगा। कार और आप दोनों एक सिस्टम हो। ठीक है, ये चीज़ सिस्टम की बात हुई। दूसरी कि जब आपने कोई भी सिस्टम, चाहे वो रेस्ट पे हो, चाहे वो मोशन कर रहा हो, चाहे वो रेस्ट पे हो या तो फिर मोशन कर रहा हो, जिस कंडीशन में वो पहले था, जिस कंडीशन में वो पहले था उसी कंडीशन में वो बाद में भी रहेगा, उसी कंडीशन में वो बाद में भी रहेगा। अब बोलोगे सर ये कैसे? फिर देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है कि मैं अगर मोमेंटम के बारे में कहूँ तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है। मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, एक पी इनिशियल हो सकता है, ठीक है, और पी फाइनल हो सकता है। ठीक है, एम वी फाइनल और ये इनिशियल। मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, दो मोमेंटम हो सकते हैं कि आपने स्टार्ट कब किया और कैसी बॉडी है। तो पी इनिशियल और पी फाइनल। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि पी इनिशियल हो, ठीक है, और पी फाइनल हो जाए। मतलब जिस कंडीशन में बॉडी का मोमेंटम पहले था उसी कंडीशन में बॉडी का मोमेंटम बाद में भी रहेगा, उसी कंडीशन में बॉडी का मोमेंटम बाद में भी रहेगा। जैसे मान के चलिए ये दो बॉडीज़ हैं। ठीक है, ये u वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, u1 से, और ये u2 से आगे बढ़ रही है। इस बॉडी का मास m है, इस बॉडी का मास m1 है, इस बॉडी का मास m2 है। कुछ देर चलने के बाद इन दोनों के बीच में एक छोटा सा टक्कर होता है, जिसे हम कहते हैं कोलिजन। कोलिजन का मतलब है कि इन दोनों के बीच में एक टक्कर होती है। टक्कर होने के बाद, ठीक है, टक्कर होने के बाद ये जो मास m1 है ये v1 वेलोसिटी से चलना चालू कर देता है, और मास m2 जो है वो v2 वेलोसिटी से चलना चालू कर देता है। आप अगर यहाँ देखोगे मास m1 मास m2, ये u1 से चल रहा है, ये u2 से चल रहा है। कोलिजन के बाद ये u1 से v1 से चलना चालू कर देगा और ये v2 से चलना चालू कर देगा। ठीक है, मतलब वेलोसिटीज में चेंजेस हुए, वेलोसिटीज में चेंजेस हुए, लेकिन तब भी मोमेंटम कंजर्व होगा। जितना मोमेंटम यहाँ पे होगा उतना ही मोमेंटम यहाँ पे होगा। जैसे कि m1 u1, ठीक है, प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, m1 जो टर्म है उसको एक तरफ ले जाता हूँ और m2 को टर्म को एक तरफ। तो m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ मैं कॉमन ले सकता हूँ m1 और इसके इस साइड ले सकता हूँ m2 कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो u1 माइनस वी1 और यहाँ v2 माइनस u2। ठीक है, तो ये जो कंजर्व्ड बॉडी है, मतलब कि जितनी वेलोसिटी इसकी पहले थी इनिशियल जब वो चल रही थी,
टकराने के बाद भी उसकी वेलोसिटी अगर आप देख रहे हो तो सेम रहेगी। तो कहने का मतलब यही है कि पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल। मतलब जिस बॉडी से कोलिजन में हमेशा बॉडी कंजर्व रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। अभी से कंडीशन ही बता रहा हूँ कब आप लगाते हो इसको, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए एक और कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं तो बस नॉर्मली आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी इस चैप्टर पे इस टॉपिक के अंदर भी चलेंगे। मान के चलिए कि आप किसी बॉडी के स्पीड से चल रहे हो, कोई बॉडी किसी स्पीड से चल रही है, ठीक है। आपने लगा लिया, कहने का मतलब कि v इज इक्वल्स टू ए प्लस ए टी, वी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए टी यूज़ कर रहे हैं, और एफ एक्सटर्नल जो फोर्स आपको लगानी है वो ज़ीरो है, ठीक है। अब आपने फोर्स जो लगानी है बाहर से वो ज़ीरो है, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, आपने कोई भी फोर्स नहीं लगाया। तो जब फोर्स नहीं लगाएंगे तो आपका ये इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर फोर्स नहीं लगाएंगे बाहर से, आप किसी बॉडी को धक्का नहीं देंगे, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। एक्सेलरेशन कैसे आता है, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो। जब फोर्स नहीं लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू। मतलब जो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है v, वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। तो कहने का मतलब ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें फोर्स नहीं लग रही है, किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लग रही है, ऐसा नहीं है। अंदर ही अंदर फोर्स लग रही है और कैंसिल कर दे रही है एक दूसरे को। अंदर फोर्स लग रही है, उस बॉडी के अंदर फोर्स लग रही हैं, ठीक है, उस बॉडी के अंदर फोर्स लग रही हैं, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही हैं, तो वो इंटरनल फोर्सेस हो। एक्सटर्नल आपने कोई हेल्प नहीं की उस बॉडी को कोई भी एक्सेलरेशन या कोई मोमेंटम गेन करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी जिस मोमेंटम से चल रही है उसी मोमेंटम से वो चलती रहेगी, चाहे कोलिजन होता है चाहे कुछ भी होता है, तो कोलिजन के दौरान मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। चलिए अब एक छोटी चीज़ों पे और आते हैं कि दो बॉडीज़ हैं, जैसे कि मैंने पहले लिया था m1, और यहाँ नहीं लेता हूँ m2, ये u1 से चल रही है और ये u2 से चल रही है। अगर u1 की वेलोसिटी ग्रेटर है u2 से तभी कोलिजन होगा, u1 की वेलोसिटी अगर u2 से ग्रेटर होगा तभी कोलिजन होगा, ये तेज चलेगी तभी तो कोलिजन होगा। सपोज two balls A and B, say of masses ma and mb, are traveling in the same direction along a straight line at a different velocity, ठीक है। Are there no other external unbalanced force? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सटर्नल फोर्स जो अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट करे, मोशन क्रिएट करे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स आप कुछ नहीं दो, एक्सटर्नल फोर्स आप कुछ मत दो। यूए की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ बता दिया आपको। एंड द टू बॉल्स कोलाइड विथ ईच अदर एज शोन इन फिगर 9.4 है, यहाँ पे ए और बी बॉडी कोलाइड करती है, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन कुछ जो फोर्स से कोलाइड हुआ है वो कुछ देर तक रहता है बॉडी पे, एंड बॉल एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ ए बी एंड बॉल बी एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ एफ बी ए ऑन द बॉल। सपोज दैट वी ए एंड वी बी आर द वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉल ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इन दोनों की वेलोसिटी का कोलिजन पहले ये था, पहले जो था ये था, कोलिजन के बाद ये हो जाएगा। तो हमको जो देखना है वो ये कंडीशन देखनी है, ये कंडीशन, इस कंडीशन के बारे में बात ही नहीं करनी हमें ये मोमेंटम देखना है इनिशियल और ये मोमेंटम देखना है फाइनल, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि बिफोर कोलिजन देखना है और आफ्टर कोलिजन देखना है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स, पहली बात तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ ये है एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ज़ीरो है, तभी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो बॉडी में हम नहीं लगा सकते कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ, द मोमेंटम प्लूरल टू मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन आर एम ए वी ए एंड एम ए वी ए,
ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, ये हो गया। ठीक है, रेस्पेक्टिवली अगर मैं इसकी बात कहूँ, ठीक है, जो इसका जो इक्वेशन आता है, ठीक है, जो इक्वेशन इसका आता है वो नॉर्मली पूरा मिला के ये आता है, एम ए यू ए इज प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू एम ए यू वी ए एम बी यू बी, जो मैंने आपको पहले बता दिया। M1 U1 ये पहले बॉडी का जो कि ये v वेलोसिटी से चल रही थी, दूसरे बॉडी का M2 V2, M2 U2 दूसरे बॉडी का, कोलिजन के पहले ये आप बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 आफ्टर कोलिजन। मतलब जो मोमेंटम इसका दोनों बॉडी का है, दोनों बॉडी का मतलब एक सिस्टम का, ये दोनों बॉडी कैसी हैं, ये इस वेलोसिटी से चल रही है, ये U1 से चल रही है और ये U2 से चल रही है, तो ये दोनों एक सिस्टम है, ये दोनों एक सिस्टम है। तो अब देखेंगे बिफोर कोलिजन की जो मोमेंटम थी वो आफ्टर कोलिजन की मोमेंटम सेम होगी। ठीक है, उसकी मोमेंटम सेम होगी। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि मैंने लिखा F इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, F इज इक्वल्स टू एम ए। देखो, एक मैं इसमें नहीं बोल रहा हूँ कंजर्व हो रही, मैं उस एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आपको कैसे समझ में आएगा। मैंने बोला कि फोर्स किसी बॉडी पे 20 न्यूटन लग रही है, 20 न्यूटन लग रही है, मतलब चलिए कि मास 10 है और एक्सेलरेशन आपका 2 है, एक्सेलरेशन आपका 2 है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप फोर्स आपका 20 न्यूटन लग रही है। अब आप क्या किए, आप कुछ देर बाद देखते हैं कि मास कम होने लगा, मास कम हो गया, कुछ देर बाद आप देखते हैं कि मास कम हो गया। ठीक है, लेकिन फोर्स चेंज नहीं हुई, तो क्या होगा दिखाता हूं मैं, क्या होगा, क्या मास हो गई 5, तो यहां पे एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, कितना 4, पहले 2 था अब ये 4 हो गया। मतलब जो एनर्जी यहां पे कम हुई, जो मास यहां पे कम हुई, वो एक्सेलरेशन में बढ़ गई, तो टोटल सिस्टम का फोर्स जो लग रहा था वो कम नहीं हुआ। आपस में ये दोनों कम होते रहे, आपस में एक्सेलरेशन कम हुआ, मास बढ़ा, मास कम हुआ, एक्सेलरेशन बढ़ा, आपस में ये कम होते रहे, लेकिन जो पहले जो फोर्स लग रहा था आपका 20 न्यूटन, वो मास और एक्सेलरेशन के कम या ज़्यादा होने से उसके सिस्टम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसके सिस्टम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वेलोसिटीज चेंजेस होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन उससे उसके सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब F एक्सटर्नल अगर 0 है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। अगर F एक्सटर्नल 0 है तो आपने फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा डेल्टा P बाई डेल्टा T। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो मेरा लेक्चर नंबर 2 देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो डेल्टा P भी 0 होगा, मतलब डेल्टा P का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम भी 0 होगा। ठीक है, मोमेंटम भी 0 होगा। मोमेंटम 0 होने का मतलब क्या है कि P जो है वो कांस्टेंट है। P क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, PI मतलब इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, P इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम। और किसी भी कोलिजन में, कोलिजन भी 2 टाइप के होते हैं डियर, वो आप आगे क्लास में पढ़ोगे। कोलिजन 2 टाइप के होते हैं, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, और प्योरली इलास्टिक कह सकते हो, इलास्टिक, इन इलास्टिक और पार्शियल इलास्टिक। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है, तो कोलिजन में हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिंस इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द 2 बॉल्स ए एंड बी बिफोर द कोलिजन, और ये मोमेंटम है आपका आफ्टर द कोलिजन, वी ऑब्जर्व दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द 2 बॉल्स रिमेन्स अनचेंज और कंजर्व प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। कभी भी ये ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन मोमेंटम तभी लगा सकते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। यहाँ पे जो 2 बॉडी चल रही थी वो बीच में अपना कुछ भी चेंज करे, हमें देखना है इनिशियल और फाइनल,
इनिशियल और फाइनल देखना है केवल, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आइडियल कोलिजन, एज द रिजल्ट ऑफ दिस आइडियल कोलिजन, क्या कह सकता हूँ मैं, ठीक है, विच सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आइडियल कोलिजन experiment we say the sum of the momentum of the two objects before collision is equal to the sum of momentum after the collision provided there is no external unbalanced force acting on them. This is known as the law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum का मतलब ही है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। केस क्या है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए जिससे कि मोमेंटम जीरो होगा। मोमेंटम जीरो होने का मतलब है कि मोमेंटम कांस्टेंट होगा। मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब है कि पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल। ठीक है, मेरी बात क्लियर होगी। मैं फिर से एक चीज़ में डेरिवेशन दिखा दे रहा हूँ आपको। फोर्स क्या है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, न्यूटन सेकेंड लॉ, या एम ए लिख सकते हैं। डेल्टा एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा तो डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। डेल्टा पी जीरो होने का मतलब डेल्टा पी क्या हो गया, कांस्टेंट। डेल्टा पी का कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल, इक्वल्स टू पी फाइनल, पी फाइनल। ठीक है, मतलब इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, चाहे बॉडी में कोई भी चीज़ चेंज आती है या ना आए। ठीक है, ये था इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो आप एक एग्जांपल के तौर पे आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, सबसे फेमस एग्जांपल है इसका रिकॉइलिंग। रिकॉइल का सबसे फेमस एग्जांपल है ये। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, यही सबसे अच्छा एग्जांपल है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। ठीक है, एक बुलेट है, उसका मास है, कह सकता हूँ मैं, मास ऑफ 1 इक्वल्स टू 20 ग्राम। ठीक है, इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ, इस मास का कितनी वेलोसिटी है, 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका 20 ग्राम दिया गया है तो 0.02 kg में कन्वर्ट कर लीजिए आप। ठीक है, फ्रॉम द पिस्टल ऑफ मास 2 kg। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज़, देखिएगा यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ। अब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, मतलब बुलेट का मास 1 ले लीजिए और उसको 20 ग्राम, 20 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे आप केजी में तो ये आ जाएगा 0.02 kg। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल फायर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिएगा अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं, इनटू करते हैं, ठीक है, मान के चलिए ग्राम और मीटर पर सेकंड इनटू करते हैं, उसमें भी ग्राम और मीटर पर सेकंड में इंटर कर लीजिएगा। 150 इंटू 20, ठीक है, आया कितना, 3000। ठीक है, 3000 आया, तो मतलब कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो 3000 आया। इनिशियल मोमेंटम कितना आया, 3000। तो जो आना चाहिए आपका फाइनल मोमेंटम वो भी कितना आना चाहिए, 3000 ही आना चाहिए, 3000 ही आना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो आपका 3000 आना चाहिए। तो आपको ये दे दिया गया है कि मास कितना है, 2 kg। मास कितना है, 2 kg। m2 दिया गया है, आपको v2 निकालना है। तो आपको फार्मूला याद है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। तो आपको मास का वन पता है, 1 का मास पता है, 1 की वेलोसिटी पता है। ठीक है, आपको सेकंड का मास पता है, वेलोसिटी ऑफ 2 निकालना है। ठीक है, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिकॉइलिंग में, बुलेट जाती है आगे, ठीक है, और जो गन होता है, ठीक है, और जो गन होता है वो पीछे की तरफ जाता है। तो जो मास, जो वेलोसिटी आप आगे की तरफ लोगे या तो फिर वेलोसिटी पीछे की, उसको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिएगा, एक डायरेक्शन को नेगेटिव ले लीजिएगा। बस इतना सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें न्यूटन थर्ड लॉ भी काम करता है। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ बुलेट इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव बाय कन्वेंशन
आप अपने मन से किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ होता है तो आपको पता है एफ ऑफ 1 ऑन 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ 2 ऑन 1। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल तो होते हैं लेकिन अपोजिट, माइनस का मतलब अपोजिट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में न्यूटन थर्ड लॉ भी काम कर रहा है, इसलिए आपने नेगेटिव और पॉजिटिव लिया है, आपको पता है आपको। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम जो आपका पहले था वही बाद में भी होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में भी दिया गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं आपको अटेम्प्ट करिए, और साथ में ही इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नोट्स बना के पीडीएफ में उसको अटैच करके उस असाइनमेंट के साथ साथ मुझे गूगल क्लासरूम पे भेजिए। अब से आप केवल असाइनमेंट ही नहीं, अब साथ ही साथ आप नोट्स भी बना के मुझे गूगल क्लासरूम पे अटैच करेंगे। ओके, होप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अब क्लियर होगा आपको। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये एक वेज है। ठीक है, एक वेज है, यहाँ से कोई बॉल रोल कर रही है, बॉल नीचे की तरफ आ रही है, तो क्या आपने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया? आपने केवल बॉल को यहाँ रखा, ये अपना रोल करते हुए आ गई, रोल करते हुए आ गई, तो यहाँ पे और यहाँ पे मोमेंटम कितना होगा? तो आपने इसमें एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं, कुछ जीरो है फोर्स, तो यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, मतलब जो जितना मोमेंटम यहाँ पे होगा बॉल का यहाँ आने पे मोमेंटम उतना ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सो आई होप सो यू आर क्लियर विद द टर्म कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ऑल द बेसिक्स टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आई हैव गिवन टू यू। आई हैव डिस्कस्ड वन क्वेश्चन ऑफ रिकॉइलिंग। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड, in this question we have also applied the Newton third law. This is the most important question of this section. ठीक है, why we have taken conventionally one direction positive, because here we are using the Newton third law too, because of that. ठीक है, conservation of momentum means that the initial momentum will be always equal to the final momentum. I hope so I am clear with the term conservation of momentum. पढ़ते रहिए, thank you so much.